हेलो नमस्ते एवरीवन। देखिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ क्लर्क का जो एग्जाम आप लोगों का 23 अक्टूबर को हुआ था। देखिए एक ही डे के अंदर 3 शिफ्ट में वो एग्जाम पूरा हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ सीट से काफ़ी कम थी, इस वजह से एग्जाम आपका एक ही दिन के अंदर हो गया। देखिए मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग जो बच्चों क्वेरी करें, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो मॉक टेस्ट हो वो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हो, जो एग्जाम हो रहा है उसी पैटर्न पर हो। जो ऑलरेडी मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद चुके हैं और जिस भी प्लेटफॉर्म से उन्होंने खरीदा है, देखिए वो फॉलो कर रहे होंगे पुराना वाला पैटर्न, लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा चेंज मैं कहूँगा उसको। वो चेंजेस की वजह से अब जो मॉक टेस्ट चाहिए है आपको, जो लेने चाहिए वो लेने चाहिए जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हो। क्योंकि देखिए जो आप लोगों का एग्जाम होता है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का, जिसमें पंजाब की कोर्ट सारी आ जाती है, हरियाणा की कोर्ट सारी आ जाती है और चंडीगढ़ की कोर्ट की, इनका एग्जाम कंडक्ट कराने की बॉडी एक ही है। तो जो एग्जाम पैटर्न तीनों का सेम ही रहता है। तो अगर पंजाब के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके उसी लेवल का उसी टाइप का क्वेश्चन आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा और उसी टाइप का आपको चंडीगढ़ को देखने को मिलेगा। तो अब पंजाब का हो चुका है, जो कि मैंने पूरा देख लिया है। मैंने चंडीगढ़ कोर्ट का जो 23 अक्टूबर का एग्जाम हुआ वो मैं भी आपके सामने लेकर ही आऊँगा, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, अभी हम उसको करेंगे। अब आपका होने वाला है हरियाणा का। देखिए ऑथेंटिसिटी जब बनेगी जब आपका जो मॉक टेस्ट होंगे वो पंजाब और हरियाणा वालों को और चंडीगढ़ वालों को इंक्लूड करके बनेंगे। ऐसा नहीं कि 2018 में पेपर हुआ था उसके बेस पर मैं बना दूं, वैसे भी मैंने बना रखे थे वो पेपर, तो मैंने बहुत टाइम पहले 6 महीने पहले से ही मॉक टेस्ट बना रखे हैं वो, बट उसका फायदा नहीं है। उसका फायदा इसलिए नहीं बिकॉज आपका पैटर्न चेंज हो गया, आपके क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है, लेवल का बदल दिया गया है। आपका जीके में तो पूरा पेपर का चेंजेस आ गया, मैं बताऊंगा क्या क्या चेंजेस आया, सारा का सारा पेपर थरली बताएंगे। तो आपके जो मॉक टेस्ट है, बिकॉज अब हम 23 को पेपर देख चुके हैं चंडीगढ़ कोर्ट के सारे पेपर सारे शिफ्ट के, तो उससे क्या होगा अब हम मॉक टेस्ट को हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरह के मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पुटअप करने और किस तरह के क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट बनाना है। तो अब टोटली आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो टोटली बेस्ड होगा चंडीगढ़ पेपर के ऊपर और आपका पंजाब का जो पेपर है उसके बेस के ऊपर, और जो लास्ट ईयर एग्जाम है ऑब्वियसली उसके ऊपर तो होगा ही होगा। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट में अच्छे से करेंगे और स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन उस 390 बच्चों के अंदर होना ही होना है। और ये भी मेरी अश्योरिटी है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आपको हरियाणा कोर्ट के अंदर अगर मिलेंगे तो लर्न शॉट से मिलने वाले, मेरी अश्योरिटी है। देखा, स्टार्ट करते पेपर के एनालिसिस को। सबसे पहले जो चंडीगढ़ क्लर्क का एग्जाम हुआ है आपको पता है 23 अक्टूबर को हुआ था, छोटी दिवाली थी उस दिन। टोटल शिफ्ट ही थी, देखिए एक ही दिन के अंदर 3 शिफ्ट में रखा गया था पेपर का जो आवर्स, देखिए बच्चों का अभी तक ये नहीं पता कितने घंटे का पेपर जो होगा वो आपका 2 आवर्स का होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर शाम की एक शिफ्ट बताता हूँ बच्चों का, जो मैं पूरा पेपर एनालिसिस करूंगा। शाम की जो शिफ्ट थी वो उसमें रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहता सिर्फ 3:30। देखो अब जब आपके हरियाणा के एडमिट कार्ड आएंगे उसमें सिर्फ आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, उसमें पेपर कब स्टार्ट होगा, गेट क्लोज कब होगा, ये सब कुछ भी मेंशन नहीं होगा, सिर्फ आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। तो बच्चों की जो रिपोर्टिंग टाइम थी 3:30 बजे की थी। बच्चों की एंट्री हुई है काफ़ी देर तक। पेपर जो स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ, पेपर स्टार्ट हुआ था आपका 5 से लेकर 7 तक। तो आप ये इमेजिन करो 3:30 से 4:30 तक उन्होंने एंट्री करी होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 4:30 के बाद उन्होंने एंट्री क्लोज की होगी, उसके बाद आधे घंटे में सारी चीज़ें जो हुई है वो सारी हुई होंगी। तो आपका जो पेपर था वो एग्जैक्ट 2 आवर्स का था, 120 मिनट का पेपर होगा। और अगर आपकी रिपोर्टिंग मान लो 10:30 की है तो आप ये मान के चलिएगा आपका पेपर 12 से 2 होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपकी टाइमिंग का मैंने बता दिया, एग्जाम 2 घंटे का होगा आपका। ठीक है, और जनरली अब देखो टोटल शिफ्ट 3 हुई थी। कंप्लीट इंग्लिश पेपर ऑफ 3rd शिफ्ट में पूरा आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। टोटल क्वेश्चन थे आपके, देखो इंग्लिश के 50 थे। पहले मैं इंग्लिश पर थोड़ा फोकस कर रहा हूं बिकॉज इंग्लिश का पूरा पेपर मेरे पास है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन थे आपके पास 50। ठीक है, अब इस 50 को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। 20 क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव्स और 30 क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव। 30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं थे, 30 मार्क्स थे आपके सब्जेक्टिव के। हाँ, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थे, 4 ऑप्शन थे, आपको टिक करना था, ये तो सामने से दिख जाएंगे। लेकिन जो 30 क्वेश्चन थे इनको डिवाइड किया गया था 4 पार्ट में। देखिए 4 क्वेश्चन थे इसके, 1st, 2nd, 3rd और 4th, ऐसे ही डिवाइड किया गया था। आपके जो एस्से थे आपके 4 ऐसे दे रखे थे उन्होंने, जिसके नंबर थे आपके 10 नंबर। अच्छा, वर्ड लिमिट कितनी थी? वर्ड लिमिट थी 150। लेटर जो था, लेटर आपको 2 दे रखे थे, एक फॉर्मल था एक इनफॉर्मल था, इसके मार्क्स थे आपके 5 नंबर। ठीक है, प्रेसी जो थी वो भी आपकी 5 नंबर की थी, एक था प्रेसी, ये 5 नंबर का। आपका ट्रांसलेशन, बिल्कुल ट्रांसलेशन था भैया, एक क्वेश्चन था लेकिन 10 नंबर का था। तो ये टोटल हो गए 30 मार्क्स के। तो आपका 10 का ऐसे, 5 का लेटर, 5 का प्रेसी और 10 का ट्रांसलेशन। सेम यही पैटर्न आपका है हरियाणा कोर्ट के अंदर, बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम ही लेवल का क्वेश्चन आएगा, सेम ही तरह क्वेश्चन आएंगे, सारा का सारा मैं अभी आपको एनालिसिस कर दूंगा। इसमें पॉइंट क्या क्या याद रखने के, देखिए मैं मतलब जो बच्चे जो मुझे बता रहे थे, देखिए बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता था कि जो आपका एसे होगा वो आपको डिस्क्रिप्टिव जो होना है वो आपका स्क्रीन पर होना है,
वो आपका जो ऐसे होगा वो आपको पेपर पर नहीं लिखना है, वो आपको स्क्रीन पर टाइप करना होगा। तो जिनको टाइपिंग नहीं आती वो बिल्कुल ट्रबल फेस करेंगे इस टाइम पर, जिनको टाइपिंग आती है तो वो अच्छे से कर पाएंगे। तो सब्जेक्टिव पेपर है, टाइपिंग आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है उसको, 2 घंटे का पेपर है। लेवल क्या था इंग्लिश का? मॉडरेट टू टफ था। देखिए मैं एकदम इजी भी नहीं बोलूंगा और टफ भी नहीं बोलूंगा, ये मॉडरेट टू टफ कंसिडर किया जाएगा एग्जाम। वोकैबलरी देखिए, पेपर जो पूरा का पूरा इंग्लिश पेपर है ना वो डिपेंड करता है आपकी वोकैबलरी के ऊपर। इसमें ग्रामर का एज सच इन पहले 20 क्वेश्चन के अंदर कोई रोल नहीं है। ग्रामर का आपका जो 20 क्वेश्चन है उसके अंदर ग्रामर का एज सच कोई खास रोल नहीं है, टोटल रोल रहेगा आपका वोकैबलरी का। थॉरिटी का जो डिस्क्रिप्टिव, ऑब्वियसली अगर ऐसे लिखना है तो आपको ग्रामेटिकली आना चाहिए चीजें, लेटर, पैसिव, ट्रांसलेशन। अब ये पूरा का पूरा बेस्ड है ग्रामर के ऊपर। तो ये पूरा पेपर आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे एसएससी में क्या होता है, आपने वोकैबलरी याद करी और कुछ रूल्स याद करे हो गया, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है। ट्रांसलेशन तो आपने मेरे हिसाब से, जो बच्चा कोर्ट के एग्जाम नहीं देता ट्रांसलेशन उन्होंने कभी भी सॉल्व नहीं करी होगी, तो ट्रांसलेशन आती है इसमें सेपरेटली, और जो आनी भी चाहिए। ट्रांसलेशन आती है आपकी, प्रेसी भी आएगा, तो क्या होगा, प्रेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन करेंगे, इसको ट्रांसलेशन है। तो वोकैबलरी और डिस्क्रिप्टिव बेस पेपर है पूरा का पूरा। इंग्लिश की कट ऑफ मैं बताऊंगा। अभी देखो इंग्लिश का गुड अटेम्प्ट मैं 30 से 35 कैसे बोल रहा हूं, ये 30 से 35 जब बनेंगे जब आप इस 20 के अंदर 15 से ऊपर करोगे। जो आपका पहला सेक्शन है, जो बच्चा इसमें 15 नंबर नहीं लेता तो वो ऑब्वियसली पीछे रह जाएगा। हाँ, इस 30 में से अगर वो 15 ले लेता है तो, या 10 से 15, क्योंकि देखिए आप ये मान के चलो डिस्क्रिप्टिव में स्कोर ज़्यादा नहीं मिलने वाला, एवरेज जो रहने वाला वो 10 से 15 ही रहने वाला है। तो अगर आप 15 में आ गए और यहाँ 15 में आ गए, 30 स्कोर अगर आपका आ गया तो आप एक बहुत अच्छी प्लेस पर है। ठीक है, 30। अब आपको सर 30 तो बहुत कम लग रहा है, 30 बिल्कुल ठीक है। जो आपकी जीके है वो टफ आई हुई थी गाइज, ईजी नहीं थी, मॉडरेट टू टफ थी। तो वहाँ पर बच्चों से 15 से 20 नंबर लेने मुश्किल हो जा रहे हैं, और 20 से 25 लेने जो ले लेगा वो बहुत अच्छा स्कोर है। तो जीके के अंदर जिन्होंने 20 से 25 स्कोर कर लिया वो बहुत अच्छे और सेफ जोन पर है। लेकिन जो बच्चे 15 से 20 तो मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो, आपको जीके सेक्शन के अंदर 33% आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये तो लेने ही लेने पड़ेंगे नंबर। अगर 33% आपके नंबर नहीं तो आपका इंग्लिश का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो इस वजह से पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया। लग रहा था इजी, एक्सपेक्टेशन भी इजी थी, बट ये इजी है नहीं, बिकॉज एक तो ये ऑनलाइन स्क्रीन पर हो गया पहली बात। यही अगर पेपर पर होता तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती, क्योंकि ऐसे लेटर लोगों के लिए आसान हो जाता है लिखना पेपर पर। टाइपिंग में एक फ़ायदा भी है कि आप वर्ड लिखा, आपने गलत हुआ ठीक कर लिया, लेकिन शीट पर अगर आपने कोई वर्ड लिखा गलत हो गया तो कटिंग करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों तरफ से हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग, देखिए कट ऑफ जो है इंग्लिश की मैं मान के चलो 30-35 जो स्कोर कर लेगा बहुत अच्छे सेफ जोन पर है। टोटल कट ऑफ जो आएगी ना आपके पेपर की, चंडीगढ़ की मैं बता दूं, चंडीगढ़ की कट ऑफ आपकी 50 से 60 के बीच में रहने वाली। बच्चे कहेंगे सर बस सीटें बेशक 12 हो, कंपटीशन में बच्चे बहुत सारे, फिर भी सीट का मार्क्स जो है ना 60 से ऊपर नहीं जा पाएंगे आपकी कट ऑफ, और इतनी ही कट ऑफ आपकी रहने वाली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब देख लेते हैं आपका पेपर। ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए थे इंग्लिश के, क्या क्या हुआ था, मैं एक्चुअल पेपर भी दिखा रहा हूँ आपको। सबसे देखिए नई चीज़ है, लास्ट टाइम जो देखिए यही चीज़ें होती है। देखिए एग्जैक्ट जो करंट पैटर्न को फॉलो करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको पता लग जाता है क्या हो रहा है। लास्ट टाइम पैराजंबल से एक भी क्वेश्चन नहीं था, इस बार पैराजंबल से 2 क्वेश्चन आ गए, नई चीज़ आ गई है। लास्ट टाइम स्पेलिंग से क्वेश्चन नहीं थे, इस बार स्पेलिंग आ गई। तो स्पेलिंग और पैराजंबल 2 चीज़ें आ गई और अच्छे खासे वेटेज में आ गई, 5 नंबर की आ गई चीज़ें। ईडियम्स और फ्रेज पिछली बार भी थे, सिनोनिम्स पिछली बार भी थे, एंटोनिम्स पिछली बार भी थे, फिलर्स पिछली बार भी थे। तो इस बार 2 चीज़ें नहीं ऐड हुई आपकी, पैराजंबल और स्पेलिंग, जो कि इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान करना पड़ेगा हम लोगों को। ईडियम्स और फ्रेजेस बिल्कुल अभी भी आप देख लो, 3 फिलर्स, जो ये फिलर्स है ये अभी बताएंगे इसको, 5 एंटोनिम्स, 4 सिनोनिम्स, 3 ईडियम्स, स्पेलिंग। अगर मैं 4 सेक्शन देखो तो मैं पूरे के पूरे वोकैबुलरी बेस्ड ही है। फिलर्स में भी उन्होंने क्वेश्चन जो दिया आपके पैराजंबल से दिया, और पैराजंबल कह रहा हूँ सॉरी, फ्रेजल वर्ब से दिया है। और फ्रेजल वर्ब भी एक तरीके से वोकैबुलरी बेस्ड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं पुट अप विद, अभी एक फ्रेजल वर्ब आगे मान लो, अब ये पूछेगा इसका मतलब, या ब्लैंक देगा तो आपको इसका मतलब ही नहीं पता। तो फ्रेजल वर्ब भी एक तरीके से वोकैबुलरी की तरह आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। पैराजंबल एक नया पोर्शन आ गया। तो टोटली वोकैबुलरी बेस 20 में से देखिए 15 से 16 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी बेस्ड ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वोकैबुलरी पे थोड़ा सा अच्छा फोकस रखना है, सो दैट आपके ऑब्जेक्टिव वाले में अच्छा स्कोर आ जाए। अगर आपके सब्जेक्टिव में थोड़े बहुत कम भी होते तो वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर, देखिए सब्जेक्टिव जो 30 नंबर के थे और जो 4 क्वेश्चन थे, ऐसे आया हुआ था आपका लाइफ ऑफ हाउसवाइफ, ग्लोबल वार्मिंग आया हुआ था,
द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ लाइफ। एक और टॉपिक था, वो बच्चों को याद नहीं जिससे मैंने पूछा, तो ये 4 टॉपिक थे, और लेकिन वो भी कोई नॉर्मल टॉपिक था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई साइंटिफिकली बेस्ड जो कोरोना वोरोना या कोई ऐसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पॉइंट। देखिए, जो आपका चंडीगढ़ का तो हो चुका है, अब आपका जो हरियाणा का पेपर होने वाला है उसमें आपको एसए के रिगार्डिंग, ये नहीं है कि एसए के रिगार्डिंग अब आप एसए के बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ने बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं होना। आपको सिंपल पॉइंट, सिंपल टॉपिक पे आएगा। जैसे अगर मैं पिछले साल का बताऊं हरियाणा क्लर्क का, उसके अंदर साइकिलिंग आया हुआ था। साइकिलिंग इतना इजी टॉपिक है, कोई भी लिख सकता है, तो टॉपिक इतने मुश्किल नहीं आएंगे। अगर 4 टॉपिक में से आप ये मान के चलो 2 टॉपिक तो आपको बहुत ही सिंपल मिल जाएंगे, तो जिस पर आपको ज्यादा टाइम और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। उससे अच्छा ये है कि आप जीके को फोकस करो और साथ में इंग्लिश पर वोकैब पर और थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर जो चीजें चल रही हैं उसी से रिलेट कर पाओ चीजों को, ठीक है। लेटर आपका एक फॉर्मल था, एक इनफॉर्मल था। ट्रांसलेशन जो थी बच्चों, वो थी बेस्ड ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंट की। ऐसे लाइन थी कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो 6 साल की उम्र तक पूरा हो चुका होता है, इसलिए जो 6 साल की उम्र होती है, इस तरीके से लाइन लिखी गई थी। तो ट्रांसलेशन का लेवल में इतना मुश्किल कहूंगा नहीं, ट्रांसलेशन वॉज नॉट दैट टफ। लास्ट टाइम जो हरियाणा क्लर्क का हुआ था उसकी ट्रांसलेशन इससे अच्छी थी। वो इसमें लिखा हुआ था कि गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि सारे काम हमें अपने आप करने चाहिए, वो गांधी जी इस बात पर जोर दिया करते थे। तो उस टाइम ये था। इस टाइम ये था कि भाई बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो 6 साल की उम्र तक हो जाता है। तो एक सिंपल, आपको पता है सिंपल प्रेजेंट बनना है आपका, एक्टिव पैसिव में पैसे फॉर्मेशन का बनना है, तो इस तरीके से बन जाएगा। प्रेसी था जो आपका इंडिविजुअल बेस था कि अगर हम अकेले कोई काम करेंगे तो वो अकेला जो हमारा काम होता है हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें टीम की जरूरत होती है। अच्छा, हमें ट्रस्ट, अच्छा ये जो आपका प्रेसी था वो ट्रस्ट बिल्डिंग पर था कि हमें ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए एक दूसरे, इंडिविजुअल पे नहीं था गाइस, ये ट्रस्ट पर था कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई अच्छा फ्रेंड नहीं बन सकता, हमें लीडर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसका एक पैराग्राफ दे रखा था आपको, उसको 1/3 के अंदर लिखना था, ठीक है। अच्छा, एसे के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि जो एसे था ना, एसे के अंदर आपने जैसे मान लो ऐसे बॉक्स, अभी बता देता हूं आपको, साइड में स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा। जो ऐसे था, मान लो आपका स्क्रीन आ गई ऐसे, और यहां पर ऐसे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। यहां पर आपके पॉइंट है, या पूरा बॉक्स था ऐसे, यहां पे 4 आपके ऐसे के पॉइंट है। तो उसमें अच्छी बात ये थी कि जो नीचे ऐसा ना वर्ड लिखे आ रहे थे, जैसे मान लो आपने एक वर्ड लिखा तो वो एक वर्ड दिखा रहा था। तो जब आपके 150 वर्ड हो जाते हैं तो 150 वर्ड दिखते हैं, लेकिन अगर आप इसको सब्जेक्टिव में लिखते हैं तो सब्जेक्टिव में आइडिया नहीं रहता कि कितने वर्ड लिखे हैं, कितना हो गया, लिमिट क्रॉस हो गया, ज्यादा होगी तो बच्चे काउंट करते थे। यहां पर क्या है, आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा कि आपने कितने वर्ड लिखे। तो बच्चे पूरे के पूरे 150 लिख के आए हैं, जिससे उनको आइडिया होगा कि हाँ हमने ज्यादा नहीं लिखे, ठीक है। तो 150 उन्होंने कवर कर दिया। सेम आपका हो गया इस तरीके से, तो एक अच्छी चीज थी। क्या प्रेसी के अंदर भी वर्ड लिमिट दिखाई जा रही थी? नहीं, प्रेसी के अंदर वर्ड लिमिट नहीं दिखाई गई थी। आपकी वर्ड लिमिट दिखाई गई थी सिर्फ एसे के अंदर, ना लेटर के अंदर दिखाई गई थी, ना ट्रांसलेशन के अंदर दिखाई गई, ठीक है। उसमें तो रिक्वायरमेंट थी नहीं, प्रेसी में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, लेकिन प्रेसी के अंदर भी वर्ड लिमिट नहीं थी, आपकी सिर्फ एसे के अंदर वर्ड लिमिट थी, ठीक है। अब देखो जो आपके 20 क्वेश्चन आए थे आपके ऑब्जेक्टिव के, उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा था ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जो आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस आया हुआ था, देखिए गाइस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपने ऑलमोस्ट सुने होंगे, नहीं सुने मैं करा देता हूं आपको। देखो सबसे पहला था डांस अटेंडेंस ऑन। डांस अटेंडेंस ऑन का मतलब होता है किसी के लिए बिल्कुल तैयार रहना, हाजिर जवाबी करना, किसी की चाटुकार चापलूसी करना। तो नो ऑलवेज अवेलेबल टू प्लीज समवन, या लिख सकते हो आप टू डू एवरीथिंग टू प्लीज समवन, किसी के इशारों पर नाचना और किसी को खुश करने के लिए सब कुछ कर देना, ये पहला इडियम्स था। अगला था रूल द रूस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू बी इन फुल कंट्रोल, टू बी इन कंट्रोल, ये था आपका दूसरा इडियम्स। अब जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है उन्होंने सब पढ़े होंगे। रूल द रूस्ट अगर नहीं पढ़ा हो तो पता नहीं, बट उन्होंने ये जरूर फर्स्ट और थर्ड जरूर पढ़ा हुआ। 9 डेज वंडर हिंदी में होती है 4 दिन की चांदनी, इंग्लिश में होता है 9 डेज वंडर, मतलब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट, उसको बोलते हैं 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी वाली वही है। तो थर्ड और फर्स्ट आसान हो गया, सेकंड थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, तो ये हो गया। ये आपका एसपी बख्शी अरिहंत वाली बुक के अंदर मेंशन्ड है शायद, और बुक्स के अंदर नहीं है, बाकी देख लेना आप लोग। आपको 4 देखो, इस बार आए थे एंटोनिम्स 4। फर्स्ट एंटोनिम्स आपका फेरोशियस। फेरोशियस होता है बहुत ही एग्रेसिव, आपको उल्टा बताना था। अगर एग्रेसिव के अगर सिनोनिम्स आता तो आप लिखते, क्या लिख सकते थे आप? सैवेज लिख सकते थे, विशियस लिख सकते थे, अगर बारबरस लिख सकते हैं या बारबरिक लिख सकते थे, क्रूअल लिख सकते थे, लेकिन हमें बताना था उल्टा। तो बहुत ही मॉडेस्ट होगा, हम्बल होगा, काइंड होगा, तो कोई ऐसा वर्ड रहा था। अगला आपका लैंग्वेज, ये बिल्कुल अच्छा वर्ड है। ये अब एंटोनिम्स में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा वर्ड है ये लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है लिस्टलेसनेस। अब लिस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? लिस्टलेसनेस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो वीक है, लैक ऑफ एनर्जी है, एक्साइटमेंट नहीं है, उतना काम नहीं करता, आलसी बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिस्टलेसनेस। अगर वीक के लिए वर्ड बनाए थे तो वीक के लिए तो बहुत अच्छे वर्ड है। इनर वेट का मतलब होता है वीक हो जाना,
एक आपने सुना होगा फीबल, एक वर्ड होता है बच्चों एनफीबल, इसके अलावा वर्ड इनरवेट हो गया, ये सबका मतलब होता है वीक, कमजोर, आलसी। तो ये हो गया हमारा। आलसी के लिए तो वर्ड अलग से लिख सकते हो आप लेथार्जी। तो ये हो गया हमारा। इसका उल्टा था एक्टिव, एनर्जेटिक, क्या बोल सकते हैं उसको, वाइवेशियस, ये सारे वर्ड बन सकते हैं इसके। एंटोनिम्स, बॉयस्ट्रस आया हुआ था नेक्स्ट वर्ड। बॉयस्ट्रस मतलब बहुत ही राउडी, उग्र, गुस्से वाला। इसका उल्टा बन जाएगा आपका मॉडेस्ट, काइंड, हम्बल। डिलीजेंट था नेक्स्ट वर्ड। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, एक्टिव, उल्टा हो जाएगा इनएक्टिव। सिनोनिम्स तो आपको दे रखे थे 5, इनकम्बेंट, कंट्रीशन, एम्पेयर, अबडक्ट, मिडाओ। देखिए गाइस, मिडाओ बच्चों ने नहीं सुना था जो मेरी बात हुई। कॉन्ट्रीशन में बच्चे कह रहे सर हमने नहीं सुना, लेकिन मैं कह रहा था सुना था। देखिए कॉन्ट्रीशन बनाया आपका कॉन्ट्रैक्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका पछतावा, तो कॉन्ट्रीशन भी तो बच्चों पछतावा ही तो होता है। ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, सॉरी वर्ब फॉर्म है, ठीक है, या एडजेक्टिव फॉर्म में बोलेंगे इसको, और कंट्रीशन हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ड को देखकर कि वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या चीज है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकम्बेंट का बच्चों मतलब होता है आप लोगों का कोई भी चीज जो आपको करनी पड़ती है, कंपल्सरी होती है या जो मैंडेटरी होती है। कॉन्ट्रिशन तो पछतावा हो गया, नो रिग्रेट होना। इम्पेयर का मतलब होता है बच्चों जो काम ना करे, या फिर टू डिमिनिश इन फंक्शन, जो काम ना करे अच्छे से। अबडक्ट तो आपने सुना होगा किडनैप होता है, अबडक्ट का मतलब किडनैप्ड, अगर सिनोनिम्स तो किडनैप ही रहा होगा उसके अंदर। मिडाओ की बात की तो होता है मिडाओ, एक अच्छा वर्ड आ गया, बच्चे कह रहे हैं सर हमें नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कोर्स के अंदर कर रखा है, लैंड दैट इज कवर्ड विद ग्रास, ये होता है मिडाओ। देखो ये हो गई चीज। अब इसमें नई चीजें क्या थी आपकी, एक तो थी स्पेलिंग। अब स्पेलिंग में एरर, एक स्पेलिंग बन रहा था एरर गवर्नमेंट का, बहुत ही सिंपल सी एरर बन रहा था। डेवलपमेंट का जो स्पेलिंग थी, स्पेलिंग का लेवल इतना टफ था नहीं बच्चों। स्पेलिंग में मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत ज़्यादा स्पेलिंग रटने लग जाओ, सिंपल वर्ड थे स्पेलिंग के। फिलर्स के अंदर फ्रेजल वर्ब और जो ब्लैंक थे आपके प्रेपोजिशन वाले वो अच्छे थे, मतलब मॉडरेट लेवल के कहा जाएगा उनको। तो देखिए 4 सिनोनिम्स में 1 वर्ड आपको अच्छा मिला, 5 सिनोनिम्स में 2 वर्ड अच्छे मिले, तो 3, और फ्रेजल वर्ब 2, 5 और 1-2 क्वेश्चन। मतलब आपके जो बच्चा अच्छे से कोचिंग ले चुका और अच्छे से तैयारी कर रहा है, या फिर अच्छी जगह से पढ़ता है, या प्रैक्टिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो आराम से 13 से 16 नंबर 20 में से ले सकता है वो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना आप लोग, ये आपका पेपर था, लेवल ऑफ पेपर मैंने बता दिया मॉडरेट था। यहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी बच्चों को जीके सेक्शन को क्वालिफाई करने में। जीके सेक्शन में क्या प्रॉब्लम रही मैं अभी समझाता हूं आपको, जीके सेक्शन में क्या प्रॉब्लम रही। देखो जीके को एनालिसिस करते हैं, देखिए जीके में आपके जितने भी, अच्छा जीके को थोड़ा एनालिसिस कर दूं तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो जीके के अंदर जो क्वेश्चन थे, कहां कहां आपको फोकस करना, देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन फिर से 10 से 12 क्वेश्चन आप थे करंट अफेयर, लेकिन करंट अफेयर एकदम सिंपल वन लाइनर और सामने सामने से नहीं थी। कुछ क्वेश्चन थे वन लाइनर की, पूछा गया था आईएसएसएफ में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। इसके अलावा करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे। हाल ही में एक नया स्पेस कुछ लॉन्च किया है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन थे आपके। तो करंट अफेयर से 10 से 12 में आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे डायरेक्ट, जो वन लाइनर थे, आपको पता होते। लेकिन बाकी जो 7 से 8 क्वेश्चन थे बच्चों, वो आपके डीप में थे। जैसे उन्होंने नहीं पूछा कि कॉमनवेल्थ कहाँ पर हुआ, सिंपल क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ में भारत ने कितने गोल्ड जीते, ये भी नहीं पूछा। ना ये पूछा कॉमनवेल्थ में भारत की रैंक क्या थी, और ना ये पूछा कॉमनवेल्थ में टॉप रैंक किसकी थी, ये एक भी क्वेश्चन नहीं आया ऐसा। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि हाल ही में एक दिव्या प्लेयर है, दिव्या मैं नाम भूल गया, दिव्या नाम की जो प्लेयर है उसने गोल्ड जीता है, ठीक है, वो किस खेल से संबंध रखती है। तो इस तरीके से सवाल पूछ लिया उन्होंने, या पूछ लिया कि गोल्ड जीतने वाली दिव्या जो है मतलब उन्होंने ऐसे, अच्छा कौन सा मेडल जीता ये पूछ लिया। तो मतलब उन्होंने डीप क्वेश्चन पूछे, और एकदम कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं पूछी जिसके बारे में सब, जैसे अब नीरज चोपड़ा के बारे में पूछते तो सबको पता है, ठीक है, आपका पीवी सिंधु के बारे में पूछते तो पता होता है, लेकिन अब नाम जो है वो अलग तरह के नाम। तो क्वेश्चन जीके के क्या थे, डीप थे थोड़े से। करंट अफेयर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए अच्छा एक अच्छी बात ये मैं बताता हूं आपको, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन, देखिए पेपर हुआ अक्टूबर के अंदर, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके जुलाई और अगस्त के ही थे, सितंबर के भी इतने क्वेश्चन थे ही नहीं, जुलाई और अगस्त के सारे पेपर थे। तो मतलब आपको क्या याद रखना है, अब आपका पेपर हो रहा है नवंबर के अंदर, नवंबर में होना है आपका पेपर हरियाणा वालों का, तो नवंबर में होना है। तो मेरी एडवाइस ये है कि जुलाई अगस्त सितंबर
इसको तो डिटेल में मतलब एक एक पॉइंट, छोटी छोटी बातें, अवार्ड्स की सारी रट देना। अवार्ड्स किसको कौन सा मिला है, कितने मेडल किसके मिले हैं, कहाँ से मिले, सारे के सारे आपको रटने हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर की करना तो अगर बच्चा ऑब्वियसली, देखो ऑब्वियसली बेनिफिट तो होता ही अगर आप करते हैं एक्स्ट्रा। अक्टूबर की तो करनी ही करनी है, लेकिन ये 3 तो आपको रटनी है बिल्कुल लाइन पे लाइन, हर वर्ड, हर नाम, हर पर्सनैलिटी, इस तरीके से, ठीक है। हाई स्कोर आप कैसे कर पाओगे स्पोर्ट्स इसके अंदर, करंट अफेयर में? स्पोर्ट्स को याद करके। जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स के इवेंट में प्लेयर्स के नाम, खेल कौन सा क्या खेलता है, कितने मेडल कहाँ हुआ, तो आपके हाईएस्ट जीत सकते हो, आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। इकोनॉमी में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमेशा की तरह 2 क्वेश्चन आपको मिले हैं, और किससे मिले हैं? 5 ईयर प्लान से। 5 ईयर प्लान से मिलने क्वेश्चन, ये आपका इकोनॉमिक्स से हो गया। बायोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। बॉटनी से मिले हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन मिले हैं वो नेपाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि नेपाल का एक युद्ध, देवा कोई युद्ध था, वो किस ईयर में हुआ। तो ओवरऑल जो जीके सेक्शन थी वो टफ थी बच्चों, लेकिन मैं बताऊं आप लोग स्कोर कहाँ कर सकते हो, सिर्फ करंट अफेयर है जो आपका स्कोर करवा सकता है और आपको पास करवा सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको 20 नंबर लेने ही पड़ेंगे ताकि आपका सेक्शनल कट ऑफ कम हो जाए, क्लियर हो जाए, और आप इंग्लिश सेक्शन का मार्क्स ऐड हो पाए। यहाँ पर अगर आपके 12 नंबर आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली फेल होगे, क्योंकि 5 से 15, 16, 17 नंबर तो चाहिए, वो आपके बनेंगे नहीं यहाँ पर। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इंग्लिश जीके सेक्शन के अंदर करंट अफेयर पिछले 3-4 महीने की पूरी स्पोर्ट्स की तो रटनी ही रटनी है, उसी से आपका पेपर निकल सकता है, ठीक है गाइज। और एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन था, मॉनसून शावर किस स्टेट में मेंशन किया गया है, उस तरीके से आपके क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो पेपर था जीके का थोड़ा सा अच्छा लेवल कहूँगा मैं उसको, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका जीके जो बच्चा कर पाएगा वही फिर इंग्लिश का स्कोर काउंट होगा। अब इंग्लिश करने का फायदा जब नहीं है, जब अगर आपकी जीके कट ऑफ ना निकले, तो जीके कट ऑफ निकालेगा। अब कुछ बच्चे को, और मैंने खुद भी रिकमेंड किया, सिर्फ लूसेंट कर लो। देखिए बच्चों, सिर्फ लूसेंट से बात बनेगी नहीं, लूसेंट तो करनी ही करनी है, साथ में डेप्थ और डीप डिटेलिंग पढ़ने, जहाँ से भी आपने क्लास लिया बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया होगा, वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और साथ में करंट अफेयर पे पूरा का पूरा फोकस। ये पेपर जीके का बेस्ड हो गया आपका करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर में स्कोर हो सकता है, इस पर नहीं हो पाएगा इस, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये था मेरा एनालिसिस पूरा का पूरा। अब बात करते हैं मेरे खुद के प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, जो भी बच्चा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहता है, लर्न श्योर में से जुड़ जाए, और पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी की भी तैयारी करते हो तो ये प्लेटफॉर्म है। आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप टाइप करेंगे लर्न श्योर, DHC, DDC, SC, PNSS, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, इनको फॉलो करेंगे तो आपको मेरा चैनल खुल जाएगा। देखिए, बेस्ट बेनिफिट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर जुड़ सकते हैं आप लोग। क्या मिलने वाले हैं आपको, देखिए अभी आज से ही लॉन्च कर दिया जाएंगे मॉक टेस्ट, इसके अलावा कंप्लीट कवरेज कराई जाएगी आपको इंग्लिश सेक्शन की, पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रहेंशन, तीनों के बारे में बताया जाएगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेगी, और हाईएस्ट सिलेक्शन देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म है लर्न श्योर। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाईएस्ट सिलेक्शन दे सिंगल इंस्टीट्यूट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी सिंगल इंस्टीट्यूट 20 से ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र सेंटर है, प्लेटफॉर्म है लर्न श्योर। ओनली एंड वन प्लेटफॉर्म, केवल एक ही प्लेटफॉर्म है जो कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कराता है, बाकी सब तो सभी की ही तैयारी करवाते हैं। वो सिर्फ मॉक टेस्ट, अभी भी देखिए मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं बच्चों, मॉक टेस्ट ऑलरेडी लॉन्च है। लेकिन आप मुझे जरा ये बताओ, जब चंडीगढ़ का पेपर उन्होंने देखा ही नहीं, रिव्यू लिया ही नहीं, पंजाब वाले पेपर को रिव्यू किया ही नहीं, उनको क्या पता कि क्या चीज़ें नहीं ऐड हो चुकी, क्या चीज़ें नहीं ऐड नहीं हुई है। तो इसलिए उनका मेन काम होता है, आज पेपर आया है आज ही मॉक टेस्ट लॉन्च कर दो। उनको पता है करोड़ों फॉलोवर है, 1000 बच्चे भी ले लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, लेकिन वो 1000 बच्चों का लॉस हो जाता है। मेरी एडवाइस ये है कि मॉक टेस्ट अभी मैं आपको डेमो स्टार्ट कर दूंगा, मॉक टेस्ट देखिएगा, और मॉक टेस्ट को देखने के बाद, मेरे सोल्यूशन को देखने के बाद, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो ही मॉक टेस्ट खरीदेगा। यही आपके 3 डेमो आपको मिलने वाले मॉक टेस्ट गाइज। बाकी आपकी वो कैब के लिए मैं बिल्कुल सीधी स्टार्ट करूंगा इस पे चैनल पर ही फ्री। तो गाइज थैंक यू सो मच।